शुक्रिया, थैंक यू। श्रीमान रितेश मिश्रा सर। आज के मीटिंग्स में, आज के ट्रेनिंग्स में विभिन्न सारे प्रदेशों से उपस्थित सभी यशस्वी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। साथियों, शनिवार को जो प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने सेक्शन 14 के सभी अध्याय के बारे में हम सभी लोगों ने प्रशिक्षित हुए हैं। 14 सेक्शन को अगर आप गौर से समझेंगे, 14 सेक्शन आपके सिग्नेचर और आपका सील, जैसे आप मोहर कहते हैं, उसका सही सदुपयोग आप कैसे करेंगे, इससे संबंधित पूरी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराएंगे। उदाहरण के रूप में हम कई बार रिकॉर्ड और दस्तावेजों से अनजाने होते हैं। रिकॉर्ड और दस्तावेज कई बार हमारे सम्मुख अधूरी होती है, त्रुटियां होती है, फिर भी हम उस दस्तावेज पे अपना हस्ताक्षर और मोहर करते हैं। इन चीजों से आपको परहेज करने के लिए सेक्शन 14 आपको अलर्ट करती है। आप अपने हस्ताक्षर, अपने मोहर का उपयोग सार्थक कर सके, सही दिशा में कर सके, सही निर्णय में कर सके, इसके लिए 14 सेक्शन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन या संस्थान के कार्यालयों से आप परिचित हैं। उन कार्यालयों में जब आप जाते हैं तो उस व्यक्ति की महत्व नहीं होती, महत्व उनके पद, उनके सिग्नेचर्स और उनके मोहर का होता है। जिस दिन ये बातें हमें समझने में और हम समझ पाएंगे या हम लोगों को समझा पाएंगे, एक सशक्त प्रशासन का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। यथासंभव उम्मीद है सेक्शन 14 से संबंधित आप एक एक व्यवस्थाओं के बारे में आपने स्पष्ट समझा है, जाना है कि अगर हम अपने हस्ताक्षर, अपने मोहर का दुरुपयोग करते हैं तो शायद यह आपके लिए परेशानी का विषय हो। परंतु सही दिशा में लिए गए निर्णय, सही दिशा में किए गए हस्ताक्षर, सही दिशा में किए गए मोहर आपके जीवन को बेहतर भी बना सकता है। आपको संस्थान के अंतर्गत बड़े उपलब्धियां भी मिल सकती हैं जब आप इन चीजों को करने की कलाओं को समझ लेंगे। अपना हस्ताक्षर, अपनी सिग्नेचर के महत्वों के बारे में समझ लेंगे। आप यूं ही हर जगह हस्ताक्षर न करें। हस्ताक्षर तब करें जब आप दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाए। हस्ताक्षर और मोहर तब करें जब आपके विधिवत बताए गए एक एक विधिवत व्यवस्थाओं के तहत आप तक डेटा पहुंचाया गया हो और आप उनसे संतुष्ट हों, तो ही जाकर हस्ताक्षर करें। सेक्शन 14 हम सभी लोगों को इससे संबंधित
कुछ चीजों पर प्रतिबंधित भी करती है और हमें कुछ अधिकार भी प्रदान करती है। हम प्रतिबंधित क्यों करती है? कि आने वाले समय में आपके साथ कोई गलत ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं, आप फाइनेंशियल एक्टिविटी को कर रहे हैं। देश के अंतर्गत फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वाले जितने भी संगठन हैं, हर संगठन को फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है। अगर आप अपने सिग्नेचर अपने मोहर का महत्व का नहीं समझ पाते हैं, उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, तो शायद कल के डेट में आपके लिए परेशानी का विषय इसलिए बन सकता है कि आपने अपने पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, उस क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, और क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया है अगर, तो हमेशा सही दिशा में, राइट वे में ही आपको फैसला लेना होगा। रॉन्ग वे में फैसला लेने के लिए आपको बाध्य करती है। अगर आप रॉन्ग वे में फैसला लेते हैं तो यकीनन आप परेशानी के विषय हो सकती है। साथियों, हमेशा इतिहास राम राज्य की परिकल्पना को करता है। राम राज्य की परिकल्पना क्या है? राम राज्य की परिकल्पना एक कुशल शासन का है। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमारे सामने में एक कुशल शासन सामने आता है। और यह कुशल शासन सामने क्यों आता है? हमारे आराध्य श्री राम, उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? उनकी बड़ी इतिहास है। अगर आप उनके इतिहासों को समझें, उनके इतिहासों को पढ़ने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लिखा गया। उन्होंने राज्य धर्म को निभाने के लिए, क्योंकि उसके सामने एक मर्यादा है, जिन मर्यादाओं से उसको बाहर नहीं जाना। और ये जो हमारा राम राज्य है, जो हमारा राज्य धर्म कहता है, राज्य धर्म को निर्वहन करने के लिए आप सभी लोगों को इतिहास पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी धर्म पत्नी को भी त्याग किया था। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? इसलिए हम राम राज्य की परिकल्पना को जानते हैं, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना कुशल शासन के रूप में आज के दिन में इतिहास में अंकित है। साथियों, यही चीज हम लोगों पे भी लागू होती है। हमारे सामने भी एक मर्यादाएं होती है। अगर इस मर्यादाओं में अगर हम होते हैं, उस मर्यादाओं को पालन करते हैं, तो जिंदगी हमारी बहुत आनंदमय होता है। हम निरंतर प्रगति करते रहते हैं। हो सकता है कि प्रगति में थोड़ा सा वक्त लगे, हो सकता है कि तुरंत आपको न्याय ना मिले, तुरंत आपको आपकी समस्या का समाधान ना मिले, लेकिन आप निरंतर उस पथ पे हैं तो आपको आगे बढ़ने से भी कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है, सच्चाई की विजय होती है। जो नियत उनकी जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करता है, वो कुशल शासन का निर्माण करता है। और जो कुशल शासन का निर्माण करेगा, भविष्य उसकी बहुत बड़ी होगी। जीवन में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है कि आपके सामने कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आने वाला इतिहास कुछ अलग होगा, आने वाला भविष्य कुछ अलग होगा। सेक्शन हमारा 14 हमें इन सभी चीजों के लिए अलर्ट करती है, सिखाती है
कि हमें अपना हस्ताक्षर कहाँ करना है, अपना मोहर का उपयोग कहाँ करना है। ये रबर की स्टंप जो होती है ना, उसकी महत्व बहुत है। अगर रबर के स्टंप के महत्व को अगर आप समझ पा रहे हो या समझना चाहते हो, जो रबर का स्टंप आपके हाथों में है, वही रबर का स्टंप देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के राष्ट्रपति भी लगाते हैं। वो सोने का मोहर नहीं लगाते, उनको भी सिर्फ रबर का ही स्टंप लगाने का अधिकार है। आप इस रबर के स्टंप का सही उपयोग करना शुरू कर दें। रबर के स्टंप का कहां उपयोग हो सकता है, आपका हस्ताक्षर का कहां उपयोग हो सकता है, आप अपनी कलम की ताकतों को, आपका कलम का सही उपयोग करना शुरू कर दे, तो शायद आपकी जीवन, आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेगा और जिंदगी में कभी भी आपसे गलती भी नहीं हो पाएगी। हमेशा आपको गलती करने से सचेत करेगा, आपको हमेशा अलर्ट करेगा। मुझे उम्मीद है यह सेक्शन 14 आपके जीवन को बदल सकता है। जैसे हमारे रितेश सर बता रहे थे कि कोई भी कानून, कोई भी नियम दो कैटेगरी के लोगों के लिए तैयार की जाती है। दो कैटेगरी की मानसिकता के लोग होते हैं हमारे समाज में। एक जो नैतिकता पूर्वक अपनी कर्तव्यों को निर्वहन करता है, उसके जीवन में कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, जितनी भी बड़ी रूल रेगुलेशन लगा दिया जाए वो हर रूल रेगुलेशन के साथ चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन दूसरे जो कितना भी रूल रेगुलेशन लगा दिया जाए, उनकी फितरत अगर गलती करने की होगी तो गलती करेगा, और जब गलती करेगा और उसमें कानून ना हो तो उसे सजा किस कानून के तहत दिया जा सकता है। इसलिए कानून हमेशा स्ट्रांग होता है, सशक्त होता है। इन सभी चीजों को लेकर के आप लोगों को इन बातों को समझ लेना है और लोगों में इस बातों को ज्यादातर इसको समझ देना है। साथियों, 15 तक की सेक्शन को हम लोगों ने प्रशिक्षित हम सभी लोग हुए थे। 16 के कुछ पॉइंटों को भी मैंने छुआ था, लेकिन 16 के पॉइंटों से आज मैं आज का प्रशिक्षण को आगाज करना चाहूंगा। 16 जो हमारा 16 सेक्शन है वो कहता है वित्तीय अनियमितता से होने वाली हानि। यह वित्तीय अनियमितता क्या है? आप लेन देन की प्रक्रियाओं को समय पर अगर नहीं करते हैं, लेन देन की प्रक्रियाओं को टाइम पर अगर आप फिनिश नहीं करते हैं, तो आप पर वित्तीय अनियमितता के नियम लागू हो जाते हैं। और वित्तीय अनियमितता के जब नियम लागू होंगी तो कुछ अधिक आर्थिक दंड आप पे लग सकते हैं। यह वित्तीय अनियमितता हमको सिखाती है। तो वित्तीय अनियमितता हमको बता रहा है सेक्शन 16 कि अनुमोदित ऋण की मासिक EMI अनियमितता होने की स्थिति में समूह एवं राज्य प्रशासन में शामिल कर्मचारी, अधिकारियों एवं सेवा कर्मियों को निम्न रूपों में आर्थिक हानि अथवा प्रशासनिक एवं न्याय कार्रवाई हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो पहला, हमें समूह एवं प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वित्तीय अनियमितता के लेकर के समूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक कह रहा है कि मासिक EMI निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने की स्थिति में ऋणधारी से 350 रुपया अतिरिक्त बाउंस चार्ज भुगतान करना होगा। अगर आपका टाइम है, आज के डेट में, आज 19 तारीख है और 19 तारीख में आपको अपना EMI चुकाना है, तो कोशिश करें हम सभी दीदियों तक ये पहुंच करके कि मासिक EMI का कलेक्शन हम 18 तारीख तक कलेक्शन कर लें। 18 तारीख तक कलेक्शन कर लेंगे तो कोई अनियमितता आपको नहीं लगेगी। चलो, कुछ लोग हैं जो 18 तारीख को कलेक्शन नहीं दिए, लेटेस्ट 19 तारीख तक कलेक्शन हम कर ले, कोई अनियमितता आपको नहीं लगेगी, कोई प्रकार की दंड शुल्क आपको नहीं देना, कोई अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो इन चीजों से परहेज, इन चीजों से बचने का
आपके पास उपाय है। अगर सही समय में आप तमाम शुल्कों को अदा करते हैं, कोई अनियमितता की जरूरत नहीं होगी। वही अगर इन नियमों को विपरीत कोई चलता है, मनमानी करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उसे अनियमितता शुल्क लगेंगे। क्यों लगेंगे? कि अगर जब तक उसको अनियमितता शुल्क नहीं लगेगा तब तक वो अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं कर पाएगा, और कार्यशैली में बदलाव नहीं कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा हानि हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वित्तीय अनियमितता का होना अति आवश्यक है। क्या कह रहा है कि मासिक ईएमआई निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने की स्थिति में ऋणधारी से 350 रुपये अतिरिक्त बाउंस चार्ज भुगतान करना होगा। 15 दिनों की अवधि में भुगतान करने वाले ऋणधारक को मासिक ऋण ईएमआई के अलावा मात्र 350 रुपया अदा करना होगा, परंतु उक्त अवधि तक भुगतान नहीं होने पर सभी बकाया राशि का 10% की राशि प्रतिदिन 24 घंटा के दर से विलंब शुल्क के साथ राशि भुगतान करनी होगी। अर्थात ये समझ लें आप, जैसे कि आज 19 तारीख है और आज आपका ईएमआई का समय सुनिश्चित है। अगर आज आपने ईएमआई भुगतान नहीं किया किसी कारणवश, रात्रि 11:59 तक आपका ईएमआई जमा नहीं हुआ, 12 बजे के टाइम जैसे क्रॉस करेगा आप पर बाउंसिंग चार्ज वो ऐड हो जाएंगे 350 रुपये। और ये 350 रुपया का एक लिमिट डेट सुनिश्चित कर दिया गया है। ये 350 रुपया 15 दिनों के अंदर के टर्म अवधि तक, ये 350 रुपया और जो आपका ईएमआई की राशि है, दोनों ऐड करके अगर जमा कर देते हैं 15 दिनों के अंदर, तो फिर आपका अतिरिक्त कोई शुल्क का बोझ नहीं होगा। परंतु अगर आपने 15 दिनों में इन चीजों को भुगतान नहीं किया, आपने अपना ईएमआई जमा नहीं किया, बाउंसिंग चार्ज नहीं जमा किया, तो 15 दिनों के बाद जो भी आपका ईएमआई है, उस ईएमआई का 10% 24 घंटा प्रति 24 घंटा आपका विलंब चार्ज यानी कि लेट फाइन के रूप में चार्ज किया जाएगा। कब से? अगले 15 दिनों के बाद से। 15 दिनों की समय आपको मिलती है। अगर कोई कारणवश से लोगों का बाउंस हो जाता है, राशि समय पे सुनिश्चित नहीं करता है, वैसे उनको अगर समय पे नहीं हुआ तो 350 रुपया का बाउंस चार्ज लग गया, लेकिन 350 रुपया का बाउंस चार्ज लग गया तो उसका लिमिट टाइम सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसकी अवधि मात्र 15 दिन है। इस 15 दिनों की अवधि में आपको बाउंस चार्ज सहित ईएमआई की राशि अगर जमा कर दें आप, तो कोई अतिरिक्त शुल्क आपको और नहीं देना पड़ सकता है। परंतु इस समय में अगर आपने नहीं दिया, 16वां दिन से आपको जो ईएमआई की राशि है वो प्रत्येक 24 घंटा में 10% पेनल्टी चार्ज करेगी, और ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर देगी। तो इन चीजों से आपको परहेज करना है, इन चीजों से लोगों को बचना है कि हमें अधिक देय न करना पड़े, अधिक राशि का भुगतान न करना पड़े। ईमानदारी के साथ सभी लोगों के साथ समय पे सभी ईएमआई को आप जमा लें। बी नंबर पॉइंट कर रहा है, समूह एवं प्रशासन को 30 दिनों के अंदर मासिक ऋण ईएमआई एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर लेना होगा। कितने दिनों के अंतर्गत? 30 दिनों के अंतर्गत। 30 दिनों के अंतर्गत आपको टाइम मिल रहा। अगर कोई दीदी 15 दिनों तक अपना तमाम बाउंसिंग चार्ज और ईएमआई दोनों जमा कर देता है, एक तो एक पहलू होगी। दूसरा पहलू है कि उस समय तक भी जमा नहीं करता है तो 10% पेनल्टी चार्ज जो होगा, उन तमाम राशियों को ऐड करके 30 दिनों तक आपको भुगतान कराना होगा। 30 दिनों की अवधि में भुगतान करा लेना होगा।
अगर 30 दिनों की अवधि में भुगतान नहीं करने वाले ऋण धारक के विरोध अगर जो 30 दिनों तक ईएमआई आपका जमा नहीं करता, ना तो प्लेंटी चार्ज देता, ना तो बाउंसिंग चार्ज देता, तो आपको एक पावर देता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या पावर देता है कि अगर 30 दिनों की बकाया राशि भुगतान नहीं करने वाले ऋणधारी के विरुद्ध कठोर से कठोर निर्णय लेंगे होंगे। उचित कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में सभी बकाया राशि की प्रति समूह एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायी रहना होगा। आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मैंने पहले बताया ये लेन देन की प्रक्रिया है, ये वित्तीय फाइनेंशियल एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ ज्यादा होता है। सपोज कर लीजिए हम ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी हो, कंपनी का 2 ही पैरामीटर होता है कार्य करने का, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। दोनों स्थिति में बेचना ही होता है। आप प्रोडक्ट भी बेचते हो और दूसरा सर्विस भी बेचते हो, और सर्विस अगर आप बेच रहे हो और सर्विस को सुरक्षित पैदान अगर आप नहीं देते हो तो उस चीजों में आपकी चीजें खराब हो जाएगी। इस लिहाज से आपको टाइम मिल रहा है कि 30 दिनों की अवधि आपके पास है, और 30 दिनों में अवधि में जो भी आपकी क्षेत्र की राशि है, ईएमआई का या बाउंसिंग चार्ज का या प्लेंटी चार्ज का जो भी है, तमाम चीजों के करेक्शन आप करेंगे। जो लोग उसमें आपको सहयोग नहीं करता है उसके प्रति आपको कठोर से कठोर कार्रवाई करना होगा। क्या कार्रवाई करना होगा जो अगले चरण में हम बताएंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई करना होगा, उसके घर पे जाना होगा, घर पे उसे बातचीत करना होगा, वहां के माहौल क्रिएट करने होंगे, क्योंकि वो डिफॉल्टर है। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप लोकल थाना का सहारा ले सकते हैं। लोकल थाना में कंप्लेन दे सकते हैं कि इस व्यक्तियों के नाम से हमको कार्रवाई करना है, ये हमारा राशि नहीं दे रहा है। इससे भी नहीं हो सकता है तो आप अपना कंप्लेन अपने संस्थान को कर सकते हैं कि इतने लोगों का बाउंसिंग चार्ज या इतना प्लेंटी नहीं जमा कर रहा है, उस पर अनुचित कार्रवाई की जाए। जो ये तमाम आपके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। तो इस अधिकार क्षेत्र का अगर आप उपयोग नहीं करते, आप रिलेशंस में आ जाते हैं, भावनात्मक चीजों में आ जाते हैं, जिससे नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस स्थिति में सभी जो हमारा अनियमितता की राशि होगी, उस सभी अनियमितता की राशि कि आप भुक्तभोगी हो सकते हैं। यह तमाम उत्तरदायी आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा अलर्ट और सावधान होकर के काम को करना है। सी नंबर कह रहा है कि नियमित 3 महीना तक मासिक ऋण ईएमआई की अनियमितता पाए जाने पर समूह एवं प्रशासन को ऋण सुविधा से वंचित कर क्षेत्र समूह को ब्लैकलिस्ट श्रेणी में एचआरएम ऋण योजना विभाग रख सकती है। क्या सकती है? इन पॉइंटों को समझें आप। कई क्षेत्र आज भी ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में रखा गया है। आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाने के बाद वो श्रेणी क्षेत्र आपको निकल के आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र ब्लैकलिस्टेड है। तो यहां पर डिसीजन आपको लेना है कि अगर 3 महीना में अगर आपके क्षेत्र से ईएमआई हमारा कवर नहीं हो पा रहा है लगातार, और उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, सही तरीके से कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उत्तरदायी तो आप हैं ही। साथ ही साथ उत्तरदायी के साथ साथ एचआरएम विभाग, एचआरएम का जो ऋण योजना विभाग है, वो ऋण योजना विभाग उन क्षेत्रों को ब्लैकलिस्ट में रख देते। ब्लैकलिस्ट में रखने का मतलब जब तक आप 1-1 रुपया वहां का वापस नहीं कर देते, अब किसी रूप में आपको देना पड़ेगा। आप कलेक्शन करके दो, जैसे भी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो उस समय तक आपका क्षेत्र ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में होगा, और ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में जो होगा उस क्षेत्र में हम लोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर समझ पा रहे हैं? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो आपके ऊपर उत्तरदायी है। उत्तरदायी किस बातों के लिए
कि आप उस क्षेत्रों के लेकर के आपके सिग्नेचर, आपके पावर, आपके कलम के माध्यम से जो ऋण पास होती है उसको आपको करेक्शन करने की भी जवाबदेही है, उत्तरदायी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर ये तमाम चीजों का उत्तरदायी हो जाता है। और लास्टली कह रहा है कि अगर 3 महीना तक उन क्षेत्रों से ईएमआई हमारा स्टॉप हो जाता है तो एचआरएम विभाग का पावर है, ऋण योजना विभाग आपके क्षेत्र को ब्लैकलिस्ट कर देगी। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब उस क्षेत्र में आप लोन नहीं बांट सकते। कब तक नहीं बांट सकते? जब तक आप पाई का हिसाब नहीं दे देते। जिन्हें भविष्य में, क्लियर कहा गया, जिन्हें भविष्य में संतान माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऋण नहीं दिया जा सकता, यानी हम ऐसा व्यवस्था लेकर के आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे कि आज हमारे संस्थान आपको ब्लैकलिस्ट करेगी, कल के डेट में हमने अगर जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पे आपको ब्लैकलिस्ट एरिया में आपको डाल दिया तो उस एरिया में कोई भी माइक्रो फाइनेंस आपको लोन नहीं देगी। समझ पा रहे? कोई भी माइक्रो फाइनेंस पहले जो सर्च करेगा तो ब्लैकलिस्ट एरिया आएगा, और ब्लैकलिस्ट एरिया आए मैं तो कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से डिफॉल्टर है और डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, और डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा तो हमारे ब्रांच से या हमारे लोगों से कंसल्ट करेगा, और कंसल्ट करने के बाद हम बताएंगे कि वो हमने ब्लैकलिस्ट में डाला है, हमारा इतना का पैसा वहां का रुका हुआ है। तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस उस क्षेत्र में लोन नहीं दे सकता है जब एक बार आप ब्लैकलिस्ट श्रेणी में चले जाते हैं। तो इन चीजों से आपको परहेज रखना है, साफ सुथरा अपने क्षेत्र को रखना है, क्योंकि आपको आगे चल करके बहुत बड़ा बिजनेस के लेकर के बिजनेस का निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए बिजनेस तब किया जा सकता है कि छोटी मोटी गलतियों पर आप ध्यान देंगे। डी कह रहा है कि समूह में प्रशासनिक अधिकार रूल नंबर 15 ऐप के नियमानुसार सभी बकाया राशि के प्रति जवाबदेह एवं जिम्मेवार रहना होगा। 15 का कितना ऐप? 15 का ऐप आपको जवाबदेह रहने के लिए उत्तरदायी बनाता है, और इसके लिए आपको उत्तरदायी रहना होगा। इसलिए आपको बिल्कुल अपने आप को तैयार कर ले कि हमें अपना सिग्नेचर और मोहर का उपयोग उसी जगह करना है जो परफेक्ट हो। अनाधिकार प्रयास आप ना करें। अनाधिकार प्रयास करेंगे तो शायद ये परेशानी का सबब आपके लिए बन सकती है। तो कोई भी कदम उठाए सोच विचार करके उठाए, कोई कहीं भी सिग्नेचर करे, पूरी कागजातों को, दस्तावेजों को पढ़ लेने के बाद करें, संतुष्ट होने के बाद करें। आप कोई भी ब्रांच में जाते हैं तो क्या होता है कि ब्रांच में आप कलेक्टर साहब के ऑफिस में चल जाइए, कोई भी कागज दीजिएगा, तुरंत हस्ताक्षर आपको मार देगा क्या? नहीं मारेगा। जब तक वो पूर्ण रूप से पढ़ेगा नहीं, आपसे पूछताछ के लिए जब तक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो सिग्नेचर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उसकी सिग्नेचर और मोहर का महत्व है। आपके पास भी सिग्नेचर और मोहर का महत्व ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया है, इसका सही उपयोग करना शुरू कर दीजिए। शायद कभी जिंदगी में परेशानी आपके साथ ना होगी, ना तो आपके साथ होगी, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगी। आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और आपकी संस्था भी स्वस्थ रहेगी। समझ पा रहे? तो इन सभी चीजों को अगर ऐसा डिसीजन लेने से, कुछ इस प्रकार से फैसले लेने से अगर सभी चीजें सुदृढ़ हो सकती है, हम सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से कोई दबाव ना हो, तो आखिर क्यों ना किया जाए? इन चीजों को हम सभी लोगों को एक प्रोटोकॉल के रूप में पालन करवाना है, स्वयं भी पालन करना है, अपने कनिष्ठों से भी पालन करवाना है। अब हम चलते हैं 17 आर्टिकल 17 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 17 कह रहा है आकस्मिक दुर्घटना बीमा एवं नोमनी का कर्तव्य। लगातार कई बार इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं कि दुर्घटना बीमा और नोमनी का क्या कर्तव्य है। कोई दीदी अगर लोन चल रहा है किसी दीदी के ऊपर और किसी कारणवश वो दुनिया से चली जाती है, उस स्थिति में उसके मृत्यु पश्चात उनका क्या होगा?
तो उनके मृत्यु पश्चात के लेकर के ये कंडीशंस आया है। सेक्शन 17 आपको अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? ए कह रहा है ऋण धारक की मृत्यु उपरांत से बकाया ऋण EMI की राशि नॉमिनी सदस्य को भुगतान करना होगा। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आगे इसमें रूल्स में बहुत सारा चीजों को दे दिया। पहला पैराग्राफ है, पहला इसलिए हाईलाइट हम करना चाहते हैं कि जब नॉमिनी को आप किसी नॉमिनी को बनाते हैं तो नॉमिनी को यह मानसिक रूप से इस बातों को स्मरण करवाना होगा कि नॉमिनी मत मीन्स आप गारंटर हैं, लोन के गारंटर हैं। कल के डेट में अगर ये दीदी अगर लोन नहीं देता है तो गारंटर के रूप में गारंटर की जिम्मेवारी बन जाती है। गारंटर से वो लोन की राशि लिया जा सकता है। गारंटर को क्लेम जब होगा न्यायालय में या थाने के अंतर्गत क्लेम होगा तो गारंटर को भी उपस्थित होना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के लिए पहले हेडलाइन में लिखा गया ऋणधारी की मृत्यु उपरांत से बकाया ऋण EMI की राशि नॉमिनी सदस्य को भुगतान करने होंगे। पहला पॉइंट को। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहां अक्सर लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पूरी पॉइंट को आप जब समझेंगे, स्टडी करेंगे तो सारा विजन आपका क्लियर होगा कि ऐसा नहीं है, कुछ लचीले प्रभाव भी है। लचीले प्रभाव यानी कि ऋण माफी से भी संबंधित बातें हैं। बी कह रहा है ऋणधारी की आकस्मिक मृत्यु होने उपरांत निम्नलिखित मापदंडों पर बकाया EMI माफ किया जा सकता है। किस मापदंडों पर माफ किया जा सकता है? यह सुविधा केवल आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर ही दिया जाएगा। बीमारी अथवा आत्महत्या करने की स्थिति में सुविधा नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंटल जो हमारा क्लेम होता है उसी स्थिति में लिया जाएगा। एक्सीडेंटल क्लेम क्या है? आप आंधी चल रही है, कोई पेड़ गिर गया, उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाइक से चल रहे हैं, अचानक ठुकर लगी, उस समय आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अचानक कोई कीड़े मकोड़े के द्वारा आपको कोई परेशानी हुआ और उसके कारण आप किसी दीदी का ये इस तरह से घटना हो गई, तो ये तमाम से एक्सीडेंटल क्लेम में आ जाता है। और कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, उनको पहले से जटिल बीमारी थी और वो इंश्योरेंस भर लिया, तो उस स्थिति में हम क्लेम नहीं देंगे। या कोई व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है, उस स्थिति में हम क्लेम नहीं देंगे। क्लेम हम देंगे सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम पर। एक्सीडेंटल क्लेम ही हमारा स्वीकार होगा और लोगों के साथ आप कमिटमेंट भी करेंगे। एक्सीडेंटल क्लेम, दुर्घटनाग्रस्त, कोई भी एंगल से दुर्घटनाग्रस्त होता है, किसी भी एक्सीडेंटल क्लेम में ये तमाम केसेज है आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। नंबर 1, ऋणधारी की आकस्मिक मृत्यु होने से कम 15 दिन, अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर HRM ऋण योजना विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज का रिपोर्ट करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर सुविधा से वंचित रहना होगा। 15 से 30 दिन, किसी भी दीदी का अगर लोन चल रहा है उस पर दीदी का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु हो जाने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन पहले तो आप अपने लोकल कार्यालय को देंगे। लोकल कार्यालय आपको तमाम प्रोटोकॉल्स आपको बताएंगे कि ये प्रोटोकॉल्स करके ये तमाम चीज दस्तावेज हमको जमा करवा दो। तो उसकी अवधि दिया गया है 15 से 30 दिन और आपके लोकल कार्यालय के द्वारा हमारे HRM विभाग को तमाम चीजों को क्लेम के लेकर के तमाम डॉक्यूमेंट देगा। क्लेम वहां होगा, क्लेम करने के बाद क्लेम की अप्रूवल होती है या रिजेक्टेड हो जाता है, वो तमाम चीजें देखने के बाद ये होगी। क्योंकि लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा समय अगर हम रखते हैं तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें इसलिए तमाम चीजों को बाउंडेशन पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी हम नहीं है। हम जहां से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी बनाए हुए हैं उसकी टर्म एंड कंडीशंस को हमको पालन करना होता है, क्योंकि उसकी अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती है। उस टर्म एंड कंडीशन को पालन हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जो भी दस्तावेज है हमें 15 से 30 दिनों के अंदर में जमा कर देना होगा। क्या क्या जमा करना होगा उस पर चलते हैं थोड़ा सा।
उपयुक्त अवधि में ऋणधारी का मेडिकल रिपोर्ट। पहला, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई, तो मेडिकल रिपोर्ट। दूसरा, दुर्घटना स्थल का अगर फोटो आप ले सकें तो फोटो, 4 एंगल में क्लियर फोटो होना चाहिए। अगर आप फोटो ले सकें तो यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेडिकल क्लेम मैंडेटरी। अगर फोटो ले सके तो ठीक है, अगर फोटो नहीं ले सके तो यह चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद ये आपको देना है मेडिकल क्लेम। इसके बाद दूसरा प्रमाण पत्र देना है, ग्राम कचहरी हो या ग्राम प्रधान। ग्राम कचहरी और ग्राम प्रधान से सत्यापन रिपोर्ट उनके लेटर पैड पर बनवा करके देना होगा कि ये व्यक्ति की इस कारण से मृत्यु हुई। एक तो मेडिकल रिपोर्ट और दूसरा ग्राम कचहरी या ग्राम प्रधान का उनके लेटर पैड पर उनका सिग्नेचर मोहर के साथ एक प्रतिवेदन, जो उनको सत्यापन प्रतिवेदन के रूप में कहेंगे, और सत्यापन प्रतिवेदन आपको देना होगा। इसके बाद अस्पताल से अभी प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई भी दीदी का अगर कोई भी एक्सीडेंटल क्लेम के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। सदस्य एवं नॉमिनी का केवाईसी, जो सदस्य जो दीदी थी उसका जो केवाईसी है उसको केवाईसी देना पड़ेगा, और जो नॉमिनी है उस नॉमिनी का भी केवाईसी देना पड़ेगा। ऋण बॉन्ड पेपर, ऋण के लेकर के जो बॉन्ड पेपर तैयार किए गए हैं वो बॉन्ड पेपर की मूल कॉपी देना पड़ेगा। इसके बाद इंश्योरेंस विभाग के द्वारा मांग होने वाली सभी दस्तावेज ऋण योजना विभाग को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यकता अनुसार विभाग मूल कॉपी भी मांग कर सकती है, जिन्हें साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऋण योजना विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। कुछ दस्तावेजों से हम संतुष्ट अगर नहीं होते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल ऐसा है कि बड़ी सारी दस्तावेजों को बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर के माध्यम से इरेज करके और उसको तैयार करवा दिया जाता है। उस स्थिति में हम आपको मूल दस्तावेज की डिमांड करेंगे, और मूल दस्तावेज को आपको हमें उपलब्ध करवाना होगा बाय कोरियर, बाय पोस्ट इत्यादि के माध्यम से हमको उपलब्ध करवाना होगा। किनको? हमारा जो ऋण योजना विभाग है, इंश्योरेंस विभाग है, उस इंश्योरेंस विभाग को तमाम चीजें उपलब्ध करवाना होगा। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कि ऋण योजना विभाग जब तक ऋणधारी के नाम से नो ड्यूज एनओसी पत्र निर्गत नहीं करता है तब तक नॉमिनी को समय सीमा में ऋण ईएमआई से संबंधित सभी बकाया राशि भुगतान करते रहना होगा। यानी आपका इंश्योरेंस जब तक अप्रूव्ड नहीं हो जाता, क्लेम जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको ऋण का ईएमआई जो है उन नॉमिनी को नियमित भुगतान करते रहने होंगे। इसलिए कि कल के डेट में अगर आप ईएमआई बंद कर देते हैं या कोई एक्सक्यूजेज लगाते हैं, उस स्थिति में कुछ सुविधाएं जो हैं वो शायद आपको नहीं मिल पाएगी। अगर उसको आप कंटिन्यू कंटिन्यू रखने में सक्षम हो जाते हैं तो सुविधाएं आपको मिल सकती है। इसलिए कह रहा है कि ऋण योजना विभाग जब तक ऋणधारी के नाम से नो ड्यूज एनओसी पत्र निर्गत नहीं करता तब तक नॉमिनी को समय सीमा में ऋण ईएमआई से संबंधित सभी बकाया राशि भुगतान करते रहना होगा। अन्यथा अनियमितता पाए जाने की स्थिति में ऋण माफी अनुरोध पत्र अस्वीकार कर दी जाएगी। नुकसान हो सकता है। कैसा नुकसान हो सकता है वो आगे चलेंगे, और उन्हें सभी बकाया राशि भुगतान करना ही होंगे। 05 ऋण माफीनामा दाखिल पत्र विभाग को प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर विभाग के द्वारा अनुरोध की स्वीकृति अस्वीकृति का प्रस्ताव ईमेल या साधारण डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। कितने दिनों में? ये जो ऋण माफी का जो है कितने दिनों में भेजा जाएगा? कम से कम जो ऋण माफी से संबंधित दाखिल पत्र आप प्राप्त करेंगे उससे कम से कम 60 दिनों के अंदर।
हम 60 दिनों के लिए इसलिए समय ले रहे हैं क्योंकि उसको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को एक प्रोसेस के तहत गुजरना होता है। शायद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट उस जगह तक अपना इंक्वायरी करेगा, आपके फ्रंट तक पहुंचेगा जहां एक्सीडेंट हुआ है। शायद हमारे मृतक जो दीदी हैं उसके घर तक भी इंक्वायरी करेगा। इन सभी व्यवस्थाओं को हम 60 दिनों का समय लेते हैं और 7 दिनों में हम ये आपका ऋण माफीनामा आपका रिजेक्ट मोड में जाता है या अप्रूव्ड मोड में जाता है। इसके लेकर के हम आपको प्रस्ताव पत्र भेजते हैं। रिजेक्शन का भी अगर होगा तो रिजेक्शन का भी प्रस्ताव भेजेंगे, अगर स्वीकृति हो जाएगी तो स्वीकृति का भी प्रस्ताव हम आपको भेजेंगे मेल के माध्यम से। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है ऋण माफीनामा की स्वीकृति होने पर नो ड्यूज एनओसी पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर आपकी स्वीकृति हो गई है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, नो ड्यूज आपको साथ ही साथ एनओसी पत्र आपको साथ ही साथ दे दिया जाएगा तथा जमा ईएमआई की राशि एक साथ जोड़कर नॉमिनी के निजी खाते पर 90 दिनों के अंदर भुगतान कर दी जाएगी। इन पॉइंटों को थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है। लोगों को आपको जहां कुछ नेगेटिविटियां हैं, नेगेटिव वर्डों का उपयोग किया गया है सिस्टम को सही करने के लिए, वहां उनके लिए सकारात्मक विचार भी रखी गई है। सकारात्मक विचार क्या रखी गई है कि जब आपका लोन का जो आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, आपका एनओसी पत्र और नो ड्यूज आपको निर्गत हो जाता है, तो अभी तक दीदी ने उनका ऋण चल रहा था, या 5 ईएमआई जमा किया था या 2 ईएमआई जमा किया था या 10 ईएमआई जमा किया था या जो भी ईएमआई अभी तक उन्होंने जमा किया था, सारा ईएमआई एक साथ जोड़ करके 90 दिनों के अंतर्गत हम जो नॉमिनी है उसके खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी लोन उसका बिल्कुल माफ हो जाएगा। एक प्रोसेस के तहत हम लोन माफ करेंगे। अगर प्रोसेस में हमको सपोर्ट करता है तो बिल्कुल लोन माफ हो सकता है। किन्हीं का उन्होंने ऋण लिया था, 2 ईएमआई जमा किया था, तो 2 ईएमआई हम उसको दे देंगे, बाकी नो ड्यूज एनओसी का हम पत्र दे देंगे, कुछ रहा नहीं, उसका ऋण माफ हो गया। 10 अगर ईएमआई जमा था, 10 ईएमआई हमने दे दिया उसको वापस, वो अभी तक हमको जो दिया था ईएमआई के रूप में, वो तमाम वो ईएमआई हमने उसको वापस रिटर्न कर दिया 90 दिन में नॉमिनी के खाते में। ये ऋण तमाम माफ हो गए उसके। अब उस पे क्योंकि हमने उसको नो ड्यूज भी दे दिया, एनओसी भी दे दिया, अब उसको कुछ नहीं करना, अब कोई 1 रुपया हमको देने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपका एनओसी और नो ड्यूज आप पर चला जाता है। सेवन पॉइंट कह रहा है कि ऋण माफी अनुमोदन प्रक्रिया तक संस्थान एवं उनके संबंधित विभागीय पदाधिकारी ऋणधारी के पंजीकृत आवास पर कभी भी जांच पड़ताल हेतु जा सकती है तथा नॉमिनी से आवश्यक दस्तावेज व जांच में सहयोग करने की बात कर सकती है। जिसके संबंधित मैंने बताया, यह क्लेम इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्लेम का एक इंक्वायरी पार्ट है। इंक्वायरी पार्ट में हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी जा सकते हैं या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग भी जा सकते हैं। उनमें जो नॉमिनी है या जो भी वहां के लोग हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। जांच पड़ताल में जो भी उनसे दस्तावेज मांगी जाएंगी उसको दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है किसी भी कारण से ऋण माफी विभाग निरस्त करता है तो नॉमिनी सदस्य को सभी ऋण ईएमआई से संबंधित बकाया राशि भुगतान करते रहने होंगे। इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भी दस्तावेज आपने अधूरा, गलत, ऐसा कुछ दस्तावेज आपने जिससे रिजेक्ट हो गया, अब वो केस आ गया है हैंगिंग का, कोई केस आ रहा है खुदकुशी का, कुछ केस आ रहा है पहले से वो बीमार था, जटिल से जटिल बीमारियों से बीमार था, वो दस्तावेज आप दे दिए, उस स्थिति में आपका जो ऋण माफीनामा रिजेक्ट हो गया तो आपको सभी ऋण ईएमआई जो अभी तक है नॉमिनी को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा अधिकार हम नहीं देते हैं, ऐसा क्लेम हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इस तरह की क्लेम का दस्तावेज नीचे स्तर पे ही पहले जांच कर ली जाएगी, क्योंकि इसके लेकर के सभी के एक बाध्यता किए गए हैं, सभी को इस सिस्टम से बाध्यता दिया गया है।
तो उस स्थिति में अगर रिजेक्ट हो जाता है, दस्तावेज अगर रिजेक्शन मोड में चला जाता है, तो नॉमिनी को उन तमाम राशि को चुकाना पड़ेगा और इसके लेकर के वो चुनौती और क्लेम नहीं कर सकता। पहले आपने तो गलती किया है कि आपने मृत्यु किसी कारण से, वो एक्सीडेंटल क्लेम है नहीं, वो तो बीमारी से मर गए या कोई है, क्या कहते हैं, को उन्होंने खुदकुशी कर लिया। इस स्थिति में दस्तावेज अगर आप हमको देते हैं और वहां वो मेडिकल रिपोर्ट में यह तमाम चीज शो हो जाता है या हम इंक्वायरी के दरम्यान में तमाम चीजों को हमको पुष्टि हो जाती है, तो उस स्थिति में आपका रिपोर्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो हम आपसे EMI वापस लेंगे, क्योंकि EMI आपको देना पड़ेगा, नॉमिनी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो आपने गलत दस्तावेज को साबित दिया है। 9 नंबर पालन करेगा, ऋण माफीनामा के दौरान स्वीकृति और स्वीकृति का निर्णय विभाग का अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होगा, जिन्हें चुनौती नहीं दिया जा सकता। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आज हम सभी लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट विषय को छुआ है। हमेशा थोड़ी सी ट्रेनिंग विलंब से शुरू होती है और समय हमारे पास बाउंड होता है, समय हमारे पास बिल्कुल निर्धारण होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहां प्रशिक्षण के बाद स्वयं को तैयार करके आपको अपने क्षेत्र में भी जाना होता है, अपना कर्तव्य को भी निर्वहन करना होता है। तो मैं आज के प्रशिक्षण को सेक्शन 70 तक ही रखना चाहूंगा। 18 से संबंधित सामूहिक ऋण योजना का अनुमोदन, सामूहिक ऋण योजना का अनुमोदन सेक्शन 18 से संबंधित कल हम प्रशिक्षण का क्लास लेकर के आएंगे। बाकी मैं आज के प्रशिक्षण से प्रशिक्षण को यहीं स्टॉप करना चाहता हूं, विराम देना चाहता हूं। हमारे प्रिय साथी, हमारे सहयोगी साथी श्री रितेश मिश्रा सर को मैं 1 मिनट के लिए छोटा सा संबोधन, छोटी सी अपनी बात रख करके आज की वर्चुअल ट्रेनिंग को आप विराम देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार, अभिनंदन जो आप इस प्रशिक्षण को ले रहे हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।